सर, सबूत के लिए हम जाकर सड़क के कुत्तों को तो नहीं मार सकते ना। उन्हें मारकर भी हमें सबूत नहीं मिल जाएगा। इस प्रदीप ने बहुत ही शातिर तरह से अपने इस गुनाह को अंजाम दिया है। बोरीवली के पुलिस स्टेशन में अफरा तफरी का माहौल था। बोरीवली के एक स्लम में रहने वाले 50 साल के एक आदमी प्रदीप ने अपने ही साथ रहने वाली 30 साल की एक औरत शालिनी की हत्या कर दी थी। पर पुलिस उसका गुनाह जानने के बावजूद उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती थी, क्योंकि उसके गुनाह को साबित करने वाला कोई सबूत ही नहीं बचा था और ना ही उन्हें उन दोनों के बीच का रिश्ता पता था। कुछ लोग उन्हें पति पत्नी बता रहे थे, तो कुछ अंकल और भतीजी। पुलिस के सामने कई सवाल थे, पर जवाब एक भी नहीं। तो चलिए, इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए चलते हैं अब से कुछ साल पहले, जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई थी। इस कहानी की शुरुआत होती है अब से काफी साल पहले, जब प्रदीप 50 साल का कोई बुजुर्ग आदमी नहीं था, पर एक छोटा बच्चा था। उसके माता पिता गुजर चुके थे, जिसके बाद उसकी परवरिश उसके अंकल मुकेश के परिवार में हुई। वो उनके बच्चों के साथ स्कूल जाता, पढ़ाई करता, पर वो कभी भी खुद को उनके परिवार का हिस्सा नहीं बना पाया। ITI से टेक्नीशियन की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद प्रदीप काम ढूंढने मुंबई चला आया, सपनों की नगरी, जहां सबके सपने पूरे होते थे। उसे लगा कि वो भी अपने इस नॉलेज और स्किल के बलबूते पर कोई अच्छी नौकरी हासिल कर लेगा, पर काफी कोशिशों के बावजूद उसे कोई ढंग का काम नहीं मिला। तब उसने बोरीवली की एक राशन की दुकान में नौकरी ले ली। प्रदीप अकेला रहता था, तो अपना खर्च निकालने के बावजूद प्रदीप के पास काफी पैसे बच जाते। धीरे धीरे उसने कुछ साल में अपने रहने के लिए एक चौल में अपने लिए एक कमरा खरीद लिया। प्रदीप ने अपनी जिंदगी को अच्छे से सेटल कर लिया था, लेकिन अब उसकी उम्र कुछ 45 साल की हो चुकी थी। उम्र के इस पड़ाव में ना ही प्रदीप के पास कोई साथी था, ना ही कोई अपना कहने वाला। ऐसा नहीं था कि प्रदीप ने कभी शादी करने की कोशिश नहीं की, पर कोई भी लड़की उसकी जिंदगी में ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाती। बात शुरू तो होती थी, पर शादी से पहले ही खत्म हो जाती थी। अब तो प्रदीप ने भी अपनी उम्मीद छोड़ दी थी। वो बस अपने काम में अपना मन लगाए मेहनत करता। तभी एक दिन जहां वो काम करता था, उस जनरल स्टोर में 25 साल की एक लड़की शालिनी आई। शालिनी और प्रदीप की मुलाकात होने के कुछ वक्त बाद ही उन दोनों में बातचीत शुरू हो गई, और तब उन दोनों को पता चला कि वो दोनों ही मुंबई से बाहर गोरखपुर से आए थे। सिर्फ उसी एक जगह को लेकर उनकी बातचीत बढ़ते बढ़ते दोस्ती में बदल गई, और फिर धीरे धीरे उनकी दोस्ती एक रिश्ते का रूप लेने लगी। हालांकि उन दोनों के बीच उम्र का एक बहुत बड़ा फासला था, पर उन दोनों में से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। शालिनी ने प्रदीप को अपने बारे में बताया था कि जब वो स्कूल में पढ़ती थी और एक टेस्ट में फेल हो गई, तब से उसने पढ़ाई छोड़ दी और काम करने लगी। शालिनी के परिवार में भी कोई नहीं था। उसने भी कुछ वक्त की मेहनत के बाद अपने लिए एक चौल में छोटा सा कमरा ले लिया था। वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे, और तब उन्होंने एक साथ रहने का फैसला किया। शालिनी, मैं कल ही तुम्हारे चौल में शिफ्ट हो जाऊंगा और मैं अपना कमरा किराए पर चढ़ा देता हूँ, ताकि उससे जो पैसे आए उससे हम अपनी जिंदगी को आराम से जी सकें। प्रदीप की बात से शालिनी भी सहमत थी। प्रदीप ने अगले ही दिन अपना कमरा किराए पर चढ़ाया और शालिनी के घर शिफ्ट हो गया। पर जब शालिनी की चौल में रहने वाले बाकी लोगों ने प्रदीप और उसे काम पर आते जाते एक साथ देखा, तब उनके मन में कई सवाल आए। ये देखकर शालिनी ने उन्हें प्रदीप के बारे में यही बताया कि वो उसका अंकल था। दोनों की उम्र के फासले को देखकर कोई भी उन पर शक नहीं करता था, और वो दोनों भी काम पर जाने के अलावा अपने घर से बाहर तक नहीं निकलते थे। यहाँ तक कि किसी ने कभी उनके कमरे का दरवाजा खुला हुआ भी नहीं देखा था। किसी को ऐसा लगता ही नहीं था कि उस कमरे में कोई रहता भी होगा। सबको इस बात की आदत हो गई थी। वो दोनों ना ही वहां के किसी फंक्शन में शामिल होते थे, ना ही किसी से ज्यादा मेलजोल रखते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। शालिनी और प्रदीप को एक साथ रहते रहते कुछ 5 साल गुजर गए थे। कोई उनसे किसी तरह का कोई सवाल भी नहीं पूछता था, क्योंकि पहले ही उन्होंने उन सभी को अपनी मनगढ़ंत कहानी बता दी थी। पर एक रोज जब उस चौल में रहने वाला एक आदमी अपने घर में सुबह अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी उसे एक बहुत गंदी बदबू आई, जिसे सूंघते ही वो परेशान होकर अपने कमरे में इधर उधर देखने लगा। हे भगवान, ये कैसी बदबू है? लगता है घर में फिर कोई चूहा मर गया है। इन चूहों का कुछ तो इलाज करना पड़ेगा, वरना ये हमेशा ऐसे ही परेशान करेंगे। वो आदमी अपनी नाक बंद किए अपने घर में हर तरफ मरे हुए चूहे को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे अपने कमरे में कोई चूहा नहीं मिला। तो अब उसे लगा कि शायद बगल वाले कमरे में कोई चूहा मरा होगा, तो वो वहां भी जाकर देखने लगा।
लेकिन उसके आसपास के किसी भी कमरे से बदबू नहीं आ रही थी। तो अब वो उस बदबू का पीछा करते हुए प्रदीप और शालिनी के कमरे तक पहुंच गया। उसे वहां से बदबू आ रही थी, जिसे सूंघते ही उस आदमी ने अपनी नाक बंद कर ली। हे भगवान, इस कमरे में कैसे लोग रहते हैं? क्या इन्हें बदबू नहीं आती? यहाँ पर तो 1 मिनट चैन से खड़ा होना भी मुश्किल है, और ये लोग इसके अंदर रह रहे हैं। उस आदमी ने अभी इतना ही कहा था कि तभी अचानक से उसे परफ्यूम की खुशबू आने लगी, जैसे किसी ने उसकी बातें सुन ली थी, और उस बदबू को छिपाने के लिए उसने परफ्यूम का इस्तेमाल कर दिया। पर उस आदमी को पता था कि बदबू के असली कारण को ढूंढना होगा। तब उसने दरवाजा खटखटाते हुए कहा, कोई है घर पर? दरवाजा खोलो, तुम्हारे घर में लगता है कोई चूहा मर गया है। उस आदमी की बात सुनते ही प्रदीप ने दरवाजा खोला। जैसे ही उनके कमरे का दरवाजा खुला, अचानक ही बहुत गंदी बदबू उस आदमी के नाक में घुस गई, जिससे उसे अब उल्टी जैसा महसूस होने लगा था। पर उसने खुद को संभालते हुए प्रदीप से कहा, तुम्हारे कमरे से इतनी गंदी बदबू आ रही है, लगता है कोई चूहा मरा है। एक बार देख लो, वरना आसपास के लोगों को परेशानी होगी। उस आदमी की बात सुनते ही प्रदीप ने मुस्कुराकर कहा, माफ कर दीजिए, मुझे इस बात का एहसास ही नहीं था। ठीक है, मैं देखता हूँ। ठीक है, रुको, मैं भी तुम्हारी मदद कर देता हूँ। दोनों साथ में मिलकर करेंगे तो जल्दी मिल जाएगा। वो आदमी प्रदीप की मदद करने के लिए उसके घर के अंदर जाना चाहता था, लेकिन प्रदीप ने उसे अंदर घुसने से रोक दिया और मुस्कुराकर कहा, मैं अभी जल्दबाजी में हूँ, काम पर जाने के लिए देर हो रही है। जैसे ही शाम को आऊंगा, हम दोनों मिलकर देख लेंगे। आप चिंता मत कीजिए। प्रदीप की बात पर वो आदमी भी वक्त देखने लगा। उसके भी काम पर जाने का वक्त हो गया था, तो अब वो वहां से अपने कमरे में वापस लौट गया। वहीं उसके जाने के बाद प्रदीप एक बड़ी सी थैली के साथ अपने कमरे को बंद करके बाहर आया और काम पर जाने लगा। तभी वो आदमी भी उसके पीछे से अपने काम के लिए निकलने लगा। पर जब उसने उसके हाथ में उस बड़े से थैले को देखा, तब उसे शक होने लगा। उसने ये बात तुरंत ही वॉचमैन को बता दी। पहले ही प्रदीप और शालिनी का बर्ताव बहुत अलग था। वो किसी से बातचीत नहीं करते थे, तो इसीलिए वॉचमैन और उस आदमी ने बिना कुछ सोचे समझे पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, क्योंकि वैसे भी प्रदीप और शालिनी से बात करने का कोई फायदा नहीं था, और शालिनी को तो उन्होंने सुबह प्रदीप के साथ देखा भी नहीं था। प्रदीप अपने काम पर जा चुका था और कुछ ही देर में पुलिस वॉचमैन के फोन करने पर वहां पहुंच गई। वॉचमैन और चौल में रहने वाले दूसरे लोगों ने जो भी बातें पुलिस वालों को बताई, उससे पुलिस वालों ने बिना देर किए ही प्रदीप और शालिनी के कमरे की तलाशी लेने का फैसला किया। उन्होंने वॉचमैन से चाबी ली और उस कमरे का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, वहां मौजूद सभी को अंदर से इतनी गंदी बदबू आई कि कुछ लोगों को वहां से उल्टी करने के लिए भागना पड़ा, और बाकी जो बचे थे वो अपनी नाक को बंद किए समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर अंदर से इतनी बदबू क्यों आ रही थी। पुलिस की टीम जब अंदर अपनी छानबीन के लिए पहुंची, तब उन्हें बेडरूम, बाथरूम, कहीं पर भी कोई ऐसी चीज नहीं दिखी जिससे उन्हें पता चल सके कि वहां कुछ गलत हो। लेकिन जैसे ही वो उस घर के किचन में गए, वहां का नजारा देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। वहां किचन में एक बड़े से टब में मांस के कुछ टुकड़े पानी में भीगे पड़े थे। उसके ठीक बगल में एक चेन सॉ भी पड़ा था। वहीं किचन के काउंटर पर एक प्रेशर कुकर रखा था। उसके अंदर भी मांस के टुकड़ों को उबालकर पकाया गया था। अभी भी उसमें कुछ टुकड़े मौजूद थे। ये सब देखकर पुलिस वाले अब अच्छी तरह से पूरे घर की छानबीन करने लगे, और तब उन्हें बिस्तर के नीचे से पूरा हड्डियों का ढांचा मिल गया। वो किसी इंसान की हड्डियां थी, जिसे देखकर सभी समझ गए कि यहां जरूर किसी का मर्डर हुआ था। पर किसका? ये बात अभी भी सबको परेशान कर रही थी। लेकिन तभी वहां रहने वाले दूसरे लोगों ने बताया कि उन्होंने शालिनी को कुछ वक्त से नहीं देखा था। प्रदीप अकेला ही काम पर जाता और शाम को लौट आता था। तो अब पुलिस को शक होने लगा था कि कहीं ये शालिनी की ही तो बॉडी नहीं थी। उन्होंने तुरंत ही मांस के टुकड़ों और हड्डियों को पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दिया। इस घटना ने वहां रहने वाले सभी को हिला दिया था। उन हड्डियों को देखकर पुलिस वाले समझ गए थे कि वो किसी औरत की हड्डी थी, पर उन्हें अभी सबूत चाहिए था। सारी तहकीकात करते हुए शाम हो चुकी थी। तभी प्रदीप, जो काम से लौट रहा था, उसने देखा कि चौल में भीड़ जमा थी। ये देखकर उसे कुछ शक होने लगा। वो जब थोड़ा और आगे बढ़ा, तो उसने देखा कि सारी भीड़ उसके कमरे के बाहर जमा थी। ये देखकर अब तो उसके पसीने छूटने लगे। तभी उसकी नजर चौल के पिछले दरवाजे पर गई, जहां पर पुलिस की कई गाड़ियां खड़ी थी। ये देखकर प्रदीप को समझ आ गया कि उसका खेल खत्म हो चुका था।
तो अब वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगा। तभी चौल में रहने वाले एक दूसरे आदमी ने उसे देख लिया। अरे वो देखो, प्रदीप यहाँ से भाग रहा है। उस आदमी की बात सुनते ही चौल की सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस की टीम प्रदीप को पकड़ने के लिए उसके पीछे निकल गई। कुछ ही देर में उन लोगों ने प्रदीप को पकड़ भी लिया। साथ ही फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट भी आ गई कि वो हड्डियां और मांस शालिनी के ही थे। पर सवाल ये था कि प्रदीप ने शालिनी को क्यों मारा। जल्दी बता, तूने अपनी भतीजी शालिनी को क्यों मारा? तुझे एक बार भी डर नहीं लगा कि तू उसके साथ जो कर रहा है उसका क्या अंजाम हो सकता है? पुलिस के पूछने पर प्रदीप उनके सामने गिड़गिड़ाने लगा। नहीं साहब, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने शालिनी को नहीं मारा। आप तो जानते हैं कि कुछ वक्त पहले कोरोना में सबकी नौकरी चली गई, तो मेरी भी नौकरी चली गई। काम बंद पड़ गया। शालिनी अकेले घर का खर्च चलाती थी और इसी बीच हम दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। वो हमेशा मुझे ताना देती, चीखती, चिल्लाती, कहती कि मैं निकम्मा और नाकारा हूं। और एक दिन उसने खुद जहर खा लिया और मुझसे कहा कि उसके जाने के बाद मुझे पूरी जिंदगी सजा भुगतनी होगी। मैं डर गया था साहब, इसीलिए मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने ये सब कर दिया। पर मैंने शालिनी को नहीं मारा, आप मेरा विश्वास कीजिए। प्रदीप ने पुलिस के पूछते ही उन्हें सब कुछ खुद ब खुद बताना शुरू कर दिया। लेकिन पुलिस ये बात कैसे मानती कि शालिनी ने जहर खाया था? उनके पास कोई सबूत नहीं था। शालिनी के शरीर का आधे से ज्यादा हिस्सा प्रदीप ने प्रेशर कुकर में पकाकर चौल के आसपास रहने वाले कुत्तों को खिला दिया था। अब वो सभी वहां जाकर उन कुत्तों को काटकर शालिनी के शरीर को नहीं निकाल सकते थे, ना ही वो उन कुत्तों से सबूत मांग सकते थे। पुलिस वाले प्रदीप से लगातार पूछताछ कर रहे थे, लेकिन प्रदीप उन्हें बार बार यही कह रहा था। जिसके बाद पुलिस वाले और भी दूसरी छानबीन में लग गए। लेकिन तभी उनके सामने शालिनी की दोस्त विभा आई। विभा ने उन्हें जो बात बताई उसे सुनकर तो पुलिस वाले और ज्यादा चकरा गए। जी साहब, वो दोनों कोई अंकल भतीजी नहीं थे। उन दोनों की शादी हुई थी। शालिनी ने मुझे खुद बताया था कि 3 साल पहले उन दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली थी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की। मैंने कहा कि वो आदमी तेरे अंकल की उम्र का है, तू उससे शादी कैसे कर सकती है? पर शालिनी ने मेरी एक बात नहीं सुनी। मुझे पूरा विश्वास है उसी आदमी ने शालिनी को मारा है और अब झूठ कह रहा है। विभा की बातों ने केस को और उलझा दिया था। कहाँ तो अभी पुलिस वाले उन्हें अंकल और भतीजी के रिश्ते से देख रहे थे, तो अब उसमें पति पत्नी का रिश्ता शामिल हो गया था। पर जब उन्होंने उनके घर को खंगाला तब उन्हें शादी का सर्टिफिकेट या फिर शादी के कोई दूसरे सबूत नहीं मिले। इसीलिए ये कहना मुश्किल था कि उन दोनों की शादी हुई थी। पर हो सकता था कि उनके बीच कोई रिश्ता हो, लेकिन इस बात की गवाही कौन देता? पर उनके घर से पुलिस को प्रदीप की खरीदी गई चेनसॉ की एक रसीद मिली, जिसे उसने खास तौर पर शालिनी के शरीर को काटने के लिए खरीदा था। पुलिस एक बार फिर पूछताछ करने के लिए प्रदीप के पास पहुंची। तब प्रदीप ने उन्हें एक नई कहानी सुना दी। नहीं साहब, वो मेरी पत्नी नहीं थी। हम दोनों की कोई शादी नहीं हुई थी। हाँ, हम दोनों एक साथ रहते जरूर थे, पर मैं उस जैसी औरत से शादी कैसे कर सकता था? साहब, वो पैसे लेकर किसी के साथ भी रह सकती थी। और मैं जब कुछ साल पहले मुंबई आया था तब मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था और मेरा काफी ज्यादा खून बह गया था। तब मुझे सरकारी अस्पताल में गलती से HIV वाला खून चढ़ा दिया था। अब ऐसे में कोई मुझसे शादी तो करता नहीं, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं शालिनी जैसी पैसे लेकर साथ रहने वाली औरत के साथ रह सकता था। और अगर उसे मुझसे HIV हो भी जाए तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? पर मैंने उसे नहीं मारा। लेकिन कुछ वक्त पहले शालिनी मुझ पर शादी का दबाव बनाने लगी। मैंने मना कर दिया कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता। तब उसने मुझे धमकी देकर मुझे फंसाने के लिए जहर खा लिया और मैं इसी बात से डर गया था कि अगर सबको मेरी सच्चाई पता चल गई तो मैं कहाँ जाऊंगा। पर मैंने उसे नहीं मारा। प्रदीप के नए बयान ने पुलिस को और भी चौंका दिया। जहां शालिनी की दोस्त विभा कह रही थी कि वो पति पत्नी थे, पर अब तो प्रदीप ने शालिनी को पैसे लेकर अपने आप का सौदा करने वाली औरत बता दिया था। साथ ही खुद को HIV पॉजिटिव भी बताया था। उन्होंने जब प्रदीप की जांच करवाई तब वो HIV पॉजिटिव था। लेकिन शालिनी कौन थी, ये बात वो साबित नहीं कर सकते थे। उन्होंने इस केस के लिए काफी सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की, पर लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला, जिसके बाद कोर्ट में जाकर भी ये केस साबित नहीं हो पाया और प्रदीप बच गया। लेकिन शालिनी और प्रदीप के बीच की ये अनसुलझी कहानी वैसे ही एक पहेली बनकर रह गई। आज भी किसी को नहीं पता चल पाया
कि आखिर उनका रिश्ता क्या था और शालिनी कैसे मरी। प्रदीप जो खुद को बार बार बेगुनाह बता रहा था और कह रहा था कि शालिनी ने जहर खाया था, अगर उसने एक बार हिम्मत दिखाई होती और पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्म किया होता तो शायद उस पर जो शक था और लोग जिस तरह से उसे देख रहे थे वैसा कुछ नहीं होता। वो अपने आप को बचा सकता था, पर उसने शालिनी के शरीर को इस तरह से गायब किया कि कोई चाहकर भी उसके खिलाफ या उसकी बेगुनाही के लिए कोई सबूत इकट्ठा नहीं कर सकता था। पर चाहे जो भी हो, इस घटना ने हम सभी को ये बात बता दी थी कि अपराधी को अपराध करने के लिए कोई खास वजह नहीं चाहिए होती और अपराधी हमारे आसपास रहने वाला कोई भी हो सकता है। ऐसे में हम सभी की जिम्मेदारी और कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम न सिर्फ अपना पर अपने अपनों का भी ख्याल रखें, ताकि भविष्य में ऐसी कोई भी घटना होने से रोक सकें। अगर चौल में रहने वाले दूसरे लोगों ने पहले ही उनके रिश्ते पर सवाल उठाए होते तो शायद ये घटना ना होती। इस तरह की घटना न सिर्फ अपराधी की मानसिकता को दर्शाती है, पर समाज में रहने वाले बाकी के लोगों की मानसिकता को भी दर्शाती है।